सारे बहन भाइयों ने अमित वशिष्ठ की हाथ जोड़कर नमस्कार, राम राम, प्रणाम, जय हिंद, जय हरियाणवी। ठीक है भाइयों, आज करवाएंगे साइंस। और जो वो आप वीडियो डली चुकी है, इन्फॉर्मेशन बोर्ड जो है अपना को नहीं, तलापना है अपना को नहीं। ठीक है, तो साइंस में चल क्या रहा है, हम लोग साइंस सीख रहे थे और साइंस की वीडियो डाली जा रही हैं एनसीईआरटी की। ठीक है साथियों, और साइंस में एनसीईआरटी क्लास 9वीं की वीडियोस डल रही हैं और क्लास 9 के अंदर केमिस्ट्री जो है, साइंस के अंदर केमिस्ट्री जो है उसके चैप्टर हैं 1 से लेके 4 तक। 3 चैप्टर मैं फिनिश करवा चुका हूँ और जो चौथा चैप्टर है वो मैंने ऑफ करवा दिया है और ऑफ जो बच गया है आधा, वो आज इस वीडियो में पूरा करेंगे। कहने का मतलब है कक्षा 9 की केमिस्ट्री आज हम इस वीडियो में फिनिश कर लेंगे। अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी साथियों फिजिक्स की। इतनी बात समझ में आई है? आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है आज की वीडियो कैसी लगी है। स्पेशल ज़रूर बताना है कमेंट करके वीडियो कैसी लगी है। नंबर 2, आप लोगों से एक सलाह भी करनी है। अगर मान लो दोस्तों मैं एक 3000 से लेके 5000 प्रश्नों की एक वीडियो बना दूं ऑप्शन टाइप। देखो वैसे जो घर पे बोर्ड है उस पर वीडियो बनानी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि एक एक प्रश्न लिखूंगा और मैं आपको बताऊंगा तो भाई कई जन्म वीडियो ना बने। लेकिन ये जुगाड़ बढ़िया है स्मार्ट बोर्ड वाला, इसमें पीडीएफ बनाओ, मैं पीडीएफ भी दे दूंगा आप लोगों को, तो इसमें इजी है। आज की वीडियो देखने के बाद आपके जो कमेंट आएंगे, आपका जो रिस्पॉन्स आएगा, उसी आधार पे मैं तय करूँगा ये 3000 से लेके 5000 प्रश्नों की वीडियो बनानी है या नहीं बनानी। इसमें पूरी की पूरी कंप्लीट साइंस कवर करवाई जाएगी, तो ये आपने बताना है कमेंट करके। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं आगे का बचा हुआ हिस्सा। तो साथियों पिछली जो वीडियो है उसमें अपन एटम के बारे में चर्चा करी थी, तो आज हम करेंगे चर्चा एटॉमिक नंबर के बारे में। किसका बारे में? एटॉमिक नंबर के बारे में। और एक बार इसको आज चर्चा करेंगे एटॉमिक नंबर के बारे में। कौन चलाना आंदा बन इतना है वो? एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या के बारे में चर्चा करांगे। ठीक है, और नंबर 2 चर्चा हम लोगों को करनी है एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास, ये दोनों चीज़ें क्या हैं? एटॉमिक मास हिंदी में बोलना है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। ठीक है भाई, परमाणु द्रव्यमान बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? तो परमाणु नंबर क्या है? आप लोगों ने देखा है कि वास्तव में जो एटम होता है, देखो ये एटम का डिज़ाइन है। एटम का जो डिज़ाइन है, एटम का जो नक्शा है वो, इसके अंदर ये बीच में एक न्यूक्लियस है। ये जैसे ये न्यूक्लियस है, ये पीला पीला, ठीक है, जो मैंने बनाया है। अब ये क्या है भाई साहब? ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर आप लोग जानते हैं न्यूट्रॉन होते हैं और प्लस में प्रोटॉन होते हैं। इतनी बात समझ में आई है? न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और न्यूक्लियस के बाहर कक्ष होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, गोल चक्रे होते हैं, जिनमें क्या इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। समझ रहे हो? जैसे न्यूक्लियस के बाहर पहली है, ये पहली है, इसका नाम पहला के दे दिया, दूसरी का एल दे दिया, तीसरी का एम नाम, तीसरी का एन नाम, ऐसे के एल एम एन ओ पी, यानी गिनती शुरू करनी है न्यूक्लियस तक, यानी नाभिक थे। ये पिछली वीडियो आप देख चुके हो। ठीक, या आप कह सकते हो के को 1 बोल दो, एल को 2, एम को 3, एन को 4, ऐसे नेमिंग भी कर सकते हो इसकी। ठीक है, इतनी बात। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो समझने की है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि प्यारे साथियों, होता क्या है, वास्तविकता क्या है कि एटम जो हैं वो इन ऑर्बिट के अंदर ही घूमते हैं। जैसे पहली ऑर्बिट में एटम को हूँ, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इन ऑर्बिट के अंदर ही घूमते हैं। जैसे पहली में 2 घूमते हैं, दूसरी में 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 8 घूमेंगे। तो इनका फिक्स है, पहली का 2, दूसरी का 8, तीसरी का 18, चौथी का 32। ऐसे वो कैसे हुआ मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था आपको। तो इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के अंदर जो बाहर है, जो मास है वो ना के बराबर है,
मतलब आपने पिछली वीडियोज में जाना है इलेक्ट्रॉन का भार जो है वो ना के बराबर है, तो एटम का जो भार है वो किसके कारण है, वो न्यूट्रॉन के कारण है और प्रोटॉन के कारण है। समझ रहे हो भाई, इलेक्ट्रॉन का तो हमने इग्नोर ही कर दिया, तो बचे कौन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो भार है वही वास्तविक भार है। तो एटॉमिक मास क्या है, परमाणु का भार। तो मतलब जो है न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई, समझ रहे हो, न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन। समझे, जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम, सोडियम जो है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 11 इसके पास प्रोटॉन होते हैं और 12 इसके पास न्यूट्रॉन होते हैं। इतनी बात समझ में आई है। तो आप लोगों से मेरा सवाल है कि जल्दी से आप ये बताओ कि एटॉमिक मास क्या होगा सोडियम का। आप कहोगे सर एटॉमिक मास निकालते हैं न्यूट्रॉन प्लस में प्रोटॉन। न्यूट्रॉन कितने हैं, 12, ठीक है भाई, और प्रोटॉन कितने हैं, 11। तो एटॉमिक मास कितना हो गया, 11 जमा में 12, ठीक है, 11 अगर 22 और 1 23। इतनी बात समझ में आई, 23 यू यूनिट होती है एटॉमिक मास की। इतनी बात समझ में आई, तो एटॉमिक मास निकाल लोगे। इतनी बात समझ में आई है। अब आप कहोगे सर इलेक्ट्रॉन का भी जोड़ो, इलेक्ट्रॉन का ना के बराबर है, बेशक ना जोड़ो, जोड़ोगे तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इतनी बात समझ आई। अब एटॉमिक नंबर क्या है, किसी भी परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन की जो संख्या होती है दोस्तों, वही क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, यानी परमाणु संख्या होता है। इतनी बात समझ आई है। अब सोडियम के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, आप कहोगे सर सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन हैं, और अगर सोडियम के अंदर 11 प्रोटॉन है साथियों, तो इसका मतलब सोडियम यानी Na सिंबल है सोडियम का, तो इसके लिए इसका एटॉमिक नंबर क्या हो गया साथियों, 11। बात समझ में आई। जितने प्रोटॉन होते हैं उस वही एटॉमिक नंबर होता है, समझे। तो प्रोटॉन की संख्या हर एक एटम में फिक्स है, ये घटते बढ़ते नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात, एटॉमिक नंबर जो है उसका सिंबल है साथियों Z। अगर आपसे कोई पूछे कि Na का Z बताओ, Z क्या है, तो Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, तो वो क्या होगा, 11। समझ में आई बात। आपसे पूछे 11 क्या है, आप कहोगे सर एटॉमिक नंबर है, परमाणु संख्या है किसकी, सोडियम की। अब आपसे पूछे परमाणु संख्या क्या होती है, आप कह सकते हो जितने प्रोटॉन हैं उतनी ही परमाणु संख्या है, यानी ये संबंध है परमाणु संख्या का और प्रोटॉन का, ठीक है। आपसे पूछे एटॉमिक मास क्या है, आप पहले कहोगे सर एटॉमिक मास की यूनिट होती है, सॉरी सिंबल होता है A, ठीक है। एटॉमिक मास जो है वो न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या को जोड़कर बना है। कैसे बना है मैंने आपको यहाँ थोड़ी देर पहले ही समझाया था, ठीक है भाई, ठीक है। इतनी बात समझ आई है। तो यो था फंडा एटॉमिक नंबर का और एटॉमिक मास का। अब आगे बढ़ेंगे साथियों। अभी देखो अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स, अरेंजमेंट कैसे है। अभी देखो बिल्कुल आसान चीज़ है। आपने देखा है कि वास्तव में एटम जो है उसके न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रोटॉन, कलर बदल देता हूँ मैं, काला को ऊपर काला ना चला, न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं, तो सेल बनाई है, जैसे एक सेल मतलब ये गोल चक्कर है ना, जैसे ये गोल चक्कर एक सेल, ये दूसरी सेल होगी, ये तीसरी सेल होगी, ऐसे है जैसे वो रही। बात समझ आई है। तो पहली जो सेल है बीच में न्यूक्लियस हो गया जैसे, तो पहली सेल को पहला नाम दे दिया, दूसरी को दूसरा, तीसरी को तीसरा, ठीक है। अब इनके अंदर जो वो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स हैं, उसका फार्मूला है 2n², और n जो है वो है ऑर्बिट यानी कक्ष, हिंदी में बोलो तो कक्ष की संख्या या क्रमांक, क्रम कह दो, ठीक है। कक्ष का क्रम कौन सा नंबर पर है। अब मैं आपसे पूछूं ये जो k है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आप कहोगे सर k पहले नंबर पे है तो n की जगह 1, तो 2 गुणा में 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 है, तो 2 गुणा में 1 2 आ गया। तो पहली के अंदर 2 आ गए, दूसरी के अंदर L के अंदर 8 होते हैं, लेकिन कैसे आया आप वो देखो।
2n² वाला फार्मूला है। l जो है वो कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 2 गुणा में 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 2 का स्क्वायर जो है 4 और 4 दूनी 8, आ गया या नहीं आ गया भाई, समझ रहे हो। तीसरी में देखो जैसे m वाली है तो वही 2n² का फार्मूला, n की जगह m तीसरे नंबर पे है तो तीसरे नंबर पे है तो n की वैल्यू 3 रख दो, और 3 का स्क्वायर 9, जैसे मैं करके दिखा दूँ, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 दूनी 18 हो गए। इतनी बात समझ में आई है, बिल्कुल आसान है। चौथी का देखो, जैसे n है, n चौथे नंबर पर, ये n है वो चौथे नंबर पर, तो यहाँ जो n है उसका नंबर 4 रख दो, तो 2 गुणा में 4 का स्क्वायर 16 और 2 16 दूनी 32। तो ऐसे करते करते आप सारी निकाल लोगे, और यही क्या है, अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन की, किसमें, एटम के अंदर। तो आपको समझ में आया कि ये ऐसे न्यूक्लियस के बाहर ये सेल बनी हुई हैं, ये कक्ष बने हुए हैं, इनको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। बात समझ रहे हो, एनर्जी लेवल बोलते हैं। और ये कौन से हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अगर अंग्रेजी में लिखोगे तो 1 की जगह KLMNOP ऐसे। इतनी बात समझ में आई है। और इनका फिक्स है, के के अंदर जैसे ये मैंने लिखा कर्म, ये कर्म है या कह लो नाम है ये, ठीक है, नाम कह लो या फिर कर्म कह लो, ठीक। ये जो है अंग्रेजी में नाम है, अंग्रेजी में कैसे लिखना है, ठीक है। अब ये है इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। के अंदर आप लोगों ने देखा 2 होंगे, एल के अंदर 8 हैं, तीसरी के अंदर 18 हैं, 32 हैं। वैसे 5 वाला कर लो 2n², 5 25 है, 25 दूनी 50, 25 दूनी, हाँ 50 हो गए, ठीक है। ऐसे ही कर लो जी 6 वाला, 6 6 हाँ 6 6 36 और गुणा मत 2, 36 दूनी 72, ऐसे आ जाएगा। गुणा भाग में गलती देख लिया करो भाई, मैथ कमज़ोर है। तो ऐसी इतनी बात समझ में आई है नहीं आई, बिल्कुल आसान बात है। तो KLMNOP का ऐसे सिस्टम होगा, नंबर 1। नंबर 2 बात एक आपको समझनी ज़रूरी है, चलो आगे बताऊंगा ये बात, फिलहाल अगली स्लाइड देखो। अभी है इसमें आ जाएगी समझ में। ये चीज़ तो मैंने करवाई दी कि पहली एनर्जी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18 और चौथी में जो है वो 32। और कैसे निकले हैं वो 2n² वाला फॉर्मूला है, उससे मैंने आपको समझाया है अभी अभी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है प्यारे दोस्तों। तो आगे देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरे सीधी सी बात, मैं आपसे पूछूं कि भाई सोडियम है, आप कहो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, आप कहोगे सर सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। मैं आपसे पूछूं सोडियम का एटॉमिक मास क्या है, थोड़ी देर पहले देखा है सोडियम का एटॉमिक मास है सर 23। तो इसको लिखो कैसे हो गया, इसको लिखना है Na। सोडियम का सिंबल क्या होता है, Na। एटॉमिक नंबर होता है उसको नीचे पैर में लिखो, और जो एटॉमिक मास है उसको ऊपर लिखो, समझ रहे हो। और ध्यान रखना राइट साइड नहीं लिखना, कहीं आप इसको ऐसे लिख दो 11 23 तो ये गलत हो जाएगा। आपको हमेशा लेफ्ट साइड ही लिखना है, नीचे पैर में लिखना है एटॉमिक नंबर, पहचान है पैर में परमाणु संख्या, और ऊपर सिर के ऊपर लिखना है परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान। बात समझ में आई। अब मैं आपसे, मेरा एक सवाल है कि भाई साहब अगर एटॉमिक नंबर 23 है, एटॉमिक नंबर 11 है सोडियम का, तो मैं आपसे पूछूं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? आप कहोगे सर जितने प्रोटॉन उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। और वास्तव में जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटोनों की संख्या है, तो जितने प्रोटॉन 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ आई। अब 11 इलेक्ट्रॉन हैं और सेल है, जैसे K है, L है, M है, N है, ठीक है। K है जो K के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ सकते हैं, K के अंदर 2 आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। इतनी बात समझ आई है। L के अंदर 8 आ सकते हैं, बात समझ में आई। M के अंदर 18 और N के अंदर 32 आ सकते हैं। स्टार लगा दिया मतलब समझ आ जाए, स्क्रीनशॉट लो तो आसानी हो जाए, ठीक है। इतने आ सकते हैं। अब मैं पूछूं कि इसके पास 11 हैं तो क्या करोगे आप, 2 इसमें भर दिए, 8 इसमें भर दिए, 8 और 2 10। तो M के हिस्से कितना आया, M के हिस्से 1 ही आया। बात समझ रहे हो, M के हिस्से कितना आया, 1 आया। इतनी बात समझ आई। और ऐसे ही इलेक्ट्रॉन का
इन सेल के हिसाब से बंटवारा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, और कुछ भी नहीं है। समझ रहे हो? ऐसे इलेक्ट्रॉन बांटे ना आपने भी, के हिस्से आते हो के दो, एल के हिस्से आते हैं वो एल को दे दो, एम के हिस्से आते हो एम को दे दो। इतनी बात समझ में आई? इसका एक छोटा सा रूल है, 2 रूल है मेन जो याद रखने हैं आपको। हमेशा जो कॉन्फ़िगरेशन करना है वो दोस्तों कभी भी पीछे से नहीं करना, कहीं एन से बंटवारा कर दो। सबसे पहले जो न्यूक्लियस के नज़दीक होगी वो सेल भरनी है। न्यूक्लियस के नज़दीक ये वाली है के, तो सबसे पहले इसको भरो। ये नहीं कि पहले आपने इसमें फिल कर दिए उसके बाद इसमें कर दी, इसको छोड़ दिया। पहला नंबर इसका, फिर इसको भरना है, फिर इसको भरना, फिर इसको, ऐसे बढ़ते 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 जाएंगे। बात समझ में आई है? नंबर 1। नंबर 2 बात जो समझनी है, जब भी आप ऐसे इलेक्ट्रॉन भरोगे, जब भी आप ऐसे इलेक्ट्रॉन भरोगे तो एक बात का ख्याल रखना है प्यारे दोस्तों कि आखिरी में जो भी सेल बचेगी, आखिरी में जो भी सेल बचेगी, अब आखिरी में कौन सी सेल बच रही है? आखिरी में ये एम वाली बच रही है भाई, एन वाली तो खाली है, तो ये बची कहाँ? यूज ही नहीं हुई। तो एम वाली जो सेल है, यानी आखिरी में जो भी सेल बचेगी उसके अंदर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बस। लेकिन यहाँ से दिमाग खराब होने वाली बात है। आप कहोगे सर की कैपेसिटी तो 18 की है, आप कह रहे हो 8 आएंगे। भाई साहब बेशक 18 कैपेसिटी हो, लेकिन अगर आखिरी में एम आ रही है तो भाई साहब इसमें 8 ही मैक्सिमम आ सकते हैं। आपको सर आखिरी में ये एन आती हो तो भाई बेशक इसकी 32 कैपेसिटी हो, अगर ये आखिरी में है तो इसके अंदर मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं। मान लो एन है और एन से पहले एम है, पहले है ना, तो इसके अंदर 18 आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे आएंगे, आप देख लेना। और एन अगर लास्ट में है, बात हुई लास्ट में, अगर लास्ट में कोई सी भी हो उसकी कैपेसिटी चाहे 1000 की हो, बात समझ में आई, लेकिन फिर भी उसके अंदर मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन पर जो एटम है वो ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्थिर है। और हर चीज़ दुनिया में स्थिरता चाहो है, कोई भी चीज़ हो दुनिया में स्थिरता चाहती है, इसीलिए 8 इलेक्ट्रॉन पर एटम को स्टेबिलिटी मिलती है, स्थिरता मिलती है, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन अंतिम सेल में चाहिए होते हैं। इतनी बात समझ में आई है? यो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इतनी बात समझने लायक है। ठीक है, अगली बात पे चलते हैं। हो गया, ये तो मैंने करवा दिया। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये देखो जैसे लिख के दे, वही बात है सेम टू सेम। के वाली सेल में 2, एल सेल में 8, एम में 18, एन में 32, और के को 1 है, 2 एल को 2, 3, 4 ऐसे बढ़ाते चलो। वही बात है, रटना नहीं है। साइंस अगर रट के करोगे तो कदे भी को नहीं आवे, समझने की बात है। अब देखो सिंबल हैं, एलिमेंट देखो, पहले ये एलिमेंट हैं, ये कलर नहीं दिख रहा इसके ऊपर, अभी देखो, देखते हैं। अभी देखो प्यारे साथियों, 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट लिखे हैं। जिस तरह हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। उसका सामने इनके सिंबल लिखे हैं। ठीक है भाई, कैसे इसको लिखना है? तो हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, हीलियम को HE से लिखते हैं। बात समझ रहे हो? तो ऐसे याद करने ही है। ये 20 तक तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद करने हैं, ज़रूर से ज़रूर। इनकी सारी बात मैं समझा देता हूँ, फिर आपको याद भी करनी है। तो हीलियम का याद करोगे, लिथियम का याद करोगे, बेरिलियम का याद करोगे, Be होता है, बोरोन का B होता है, कैल्शियम का C होता है, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ar, पोटेशियम का K, कैल्शियम का Ca। ऐसे आपको ये चीज़ें याद करनी है प्यारे दोस्तों। ठीक है भाई, तो आप एलिमेंट के नाम याद कर लोगे, उसके बाद सिंबल याद कर लोगे। ठीक है भाई। अब मेरा आपसे सवाल है, मैं पूछूं, नू बता भाई, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के अंदर कितने प्रोटॉन हैं? आप कहोगे सर हाइड्रोजन के अंदर हमने पढ़ा है, हाइड्रोजन के अंदर जो प्रोटॉन है वो 1 होता है। मैं आपसे पूछूं हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं? आप कहोगे सर हीलियम के अंदर प्रोटॉन होते हैं 2। अब मैं पूछूं लिथियम में कितने प्रोटॉन होते हैं? आप कहोगे सर प्रोटॉन लिथियम में 3 होते हैं। समझ रहे हो?
अब जितने प्रोटॉन वही एटॉमिक नंबर, ये है या नहीं है, समझ रहे हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका मतलब है हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन 1 है, तो प्रोटॉन की संख्या ही क्या होती है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और जो एटॉमिक नंबर होता है वही टेबल के अंदर इनका स्थान है, समझ रहे हो। जिसका एटॉमिक नंबर 1 वो 1 पाओगे, जिसका एटॉमिक नंबर 2 वो दूसरे नंबर पाओगा, सिंपल सी बात। अब मैं आपसे पूछ लूँ कैल्शियम जो है वो अपनी पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर पाएगा, वो आगे की बातें हैं, लेकिन फिर जैसे पीरियड भी होते हैं और उसके अंदर ग्रुप भी होते हैं, वो आगे की बात समझा दूंगा मैं। तो समझने की बात है, मैं आपसे पूछूं 11 लिख दूं तो इसका सीधा सीधा मतलब है 11 नंबर पर तो सोडियम है, ठीक है। या आप ये कह सकते हो 11, मैं कह दूं 11 प्रोटॉन किस में होते हैं, आप कहोगे सर 11 प्रोटॉन तो सोडियम में होते हैं। अब मैं आपसे पूछूं सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, भाई जितने प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर, ठीक है। मैं पूछूं सोडियम का टेबल में स्थान कौन सा है, आप कहोगे सर 11वां ही स्थान है। इतनी बात समझ में आई है। अब आगे देखो कहानी, मैं आपसे पूछूं, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, अभी आप करके देखो, एक बार करके दिखाओ मेरे को फटाफट। हाइड्रोजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, वही लिखो KLMN लिख लोगे। के अंदर 2 आ सकते हैं ज़्यादा से, ओ यार यो कई दिन में चलाना होगा, कई दिन तो आपने धर रहा को नहीं हो, आज चैप्टर फिनिश करवाऊंगा। हाइड्रोजन जो है उसके अंदर 2 आ सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बस, ठीक है। अब एक होता है तो एक ही आएगा, समझ रहे हो, और है ही नहीं तो आएंगे कहाँ से, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। मैं आपसे पूछूं इसका करके दिखाओ, बोरोन का करके दिखाओ। बोरोन का आप कहोगे सर बोरोन का करना बिल्कुल आसान है, लिख लो KLMN, शुरू में लिखो, बाद में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। के अंदर 2 आ सकते, पहले देखो क्यों सॉरी यार थक गया। बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5। एटॉमिक नंबर 5 होने का मतलब प्रोटॉन भी 5 और इलेक्ट्रॉन भी 5 होते हैं। इतनी बात समझ में आई, प्रोटॉन भी 5 और इलेक्ट्रॉन भी 5, इतनी बात समझ में आई है। तो 2 पहले में आगे, दूसरी की कैपेसिटी तो 8 की है, परंतु बच गए कितने, 5 में से 2 गए, 3 बच गए, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, समझ रहे हो ये चीज़। तो ऐसे धीरे धीरे, जैसे कार्बन है, कार्बन के पास 6 हैं, जितने एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं, उतने ही प्रोटॉन हैं, बराबर होते हैं नॉर्मल कंडीशन में। आगे बताऊंगा, इलेक्ट्रॉन घटते बढ़ते रहते हैं, वो कैसे आगे देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर 6 है, तो देखो पहले में 2 आगे, दूसरी में 4 आगे, इतने बचे स्पेस। अब नियोन देखो, नियोन के पास कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो पहली में कितने आगे, 2, दूसरी में 8 ही आ सकते हैं और 8 ही बचे हैं, ठीक है। दूसरी में 8 ही आ सकते हैं और 8 ही बचे हैं, और 8 पे आपको पता ज़्यादा स्टेबल होता है एटम, स्थिर होता है, समझ रहे हो। वो आगे बताऊंगा, स्थिर होने पर अक्रिय हो जाती है, नियोन जैसे है, इनर्ट गैस, वो कैसे आगे समझेंगे। अब देखो ये चीज़, यहाँ से 2 बातें समझने लायक हैं प्यारे दोस्तों। अब ये जो अभी देखो ये जो 2 है, क्या इसको किसी से लेना देना है। अब मैं दोबारा सोडियम का, किसका उदाहरण लें, मैग्नीशियम का ले लो। अब मैं आपसे पूछूं मैग्नीशियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओ, आपको सर लिख लो KLMN। अब मैग्नीशियम का जो है एटॉमिक नंबर है वो 12 है, 12 मतलब पहली में 2 आगे, दूसरी में 8 आगे, 8 और 2 10, तीसरी की कैपेसिटी तो 18 की है, पर बचे हुए हैं कितने, 2। इतनी बात समझ में आई। अब मैं आपसे कहूँ क्या ये चुस्केंगे, के वाले, क्या एल वाले चुस्केंगे, आप कहोगे सर बिल्कुल ना चुस्केंगे, क्योंकि ये तो 2 में स्थिर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान है और उसको उसकी भूख है 5 रोटी की, क्या ये 5 रोटी के बाद बोलेगा, आप कहोगे सर बिल्कुल ना बोले तो ठीक ठाक सोएगा। तो वही काम है इसका कि ये स्थिर होता है 5 रोटी में, इसकी कैपेसिटी है। तो के वाले की कैपेसिटी है 2 की, ठीक है। अगर इसको 1 मिल रहा है तो ये डिमांड करेगी 1 और ला दे, 1 और ला दे, और 1 देते ही ये चुप। एल की कैपेसिटी है 8 की, इसको 8 मिले हुए हैं, ये कुछ भी नहीं बोलेगी। तो ये तो जो है कभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन एम है, इसका चस्का लग रहा है, इसकी कैपेसिटी 18 की है, लेकिन ये लास्ट वाली सेल है, आखिरी सेल है, और आखिरी सेल में आप जानते हो 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, आपको सर 6 चाहिए, लेकिन क्या इसको 6 कोई देगा,
क्या इसको 6 कोई इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या आपको? सर नहीं, इससे अच्छा तो यही है ये 2 को बाहर निकाल दे। समझ रहे हो? इससे अच्छा तो ये 2 को बाहर निकाल दे। ठीक है, तो ऐसे जो है, ऐसे ये स्टेबल होने के लिए, एटम स्टेबल होने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन जो है वो देता है या फिर वो इलेक्ट्रॉन लेता है। बात समझ में आई है? जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके पास से क्या जाएगा बताओ आप? उसके पास से क्या जाएगा भाई साहब? नेगेटिव चार्ज चला जाएगा। नेगेटिव जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। मैं आपसे पूछूं मैग्नीशियम को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप कहोगे सर या तो 6 ले लो या 2 दे दो, लेकिन 6 लेने वाला जुगाड़ नहीं हो सकता। आसानी क्या है कि आप 2 दे दो। 2 दे दिया तो Mg 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो देने से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ में आई है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव है, नेगेटिव गया तो पॉजिटिव आ गया। इतनी बात समझ में आई? तो 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है? इस मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 2 प्लस का मतलब ये है, 2 प्लस का मतलब है इस मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यानी Mg2 प्लस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप कहोगे सर 2 की कमी है, तो टोटल तो इसके पास 12 होते हैं, तो Mg2 प्लस के पास कुल मिला के 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल आसान है, समझोगे तो। ठीक है, इतनी बात समझ आई है? ये चीज़ कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, तो यहाँ से छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। आपसे पूछे कि परमाणु के अंदर कौन से इलेक्ट्रॉन रिएक्शन के अंदर, अभिक्रिया के अंदर भाग लेते हैं, तो आप कह सकते हो परमाणु के अंदर जो लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं वही भाग लेते हैं, और वो भी तब भाग लेते हैं जब वो स्टेबल ना हो। समझ रहे हो? अब जैसे नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो पहले में 2, दूसरी में 8, तो ये भी स्टेबल 2 वाली भी और 8 वाली, लास्ट में 8 है तो भी स्टेबल है। तो क्या इसको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है? नहीं है, क्योंकि स्टेबल है। क्या इसको इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है? नहीं है। जब इसको इलेक्ट्रॉन ना लेने हैं ना देने हैं तो क्यों ये रिएक्शन करेगी? समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है, तो आपने समझा है कि लास्ट वाली सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं अगर वो 8 से कम हैं, ठीक है, 8 से कम हैं, तो तब वो रिएक्शन में भाग लेंगे। ये एक एक्सेप्शन है कि लिथ हीलियम है, इसके पास तो टोटल 2 हैं। ठीक है, तो इसकी लास्ट वाली में भी कितने हैं? 2 हैं। ठीक है, लेकिन ये फिर भी कंप्लीट है क्योंकि ये इसकी पहली और लास्ट एक ही है, यानी के हर के की कैपेसिटी 2 की है। तो यानी इसकी पहली भी है और लास्ट भी है। समझ रहे हो? ये चीज़ है, तो ये एक्सेप्शन भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आई है भाई? ज़रूर बताइए समझ में आओ तो। ठीक, आगे देखो। लेकिन ये गड़बड़ है, ये बता दूं, है तो बात ही। चलो पोटेशियम और कैल्शियम देखो थोड़ा सा। पोटेशियम देखो, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20 है एटॉमिक नंबर। तो कॉन्फ़िगरेशन देखो, 2 8 18, नहीं सॉरी, 8 और 2 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19, या तो ठीक है। लेकिन देखो पहली में 2, दूसरी में 8, लेकिन तीसरी में तो 18 आ सकते हैं। तीसरे में कितने आ सकते हैं? 18 आ सकते हैं भाई साहब। लेकिन गड़बड़ यहाँ ये है कि भाई साहब आए नहीं। गड़बड़ ये है कि आए नहीं। समझ रहे हो भाई? क्यों यहाँ 9 नहीं लेके आया? ये थोड़ी देर पहले बताया था, लास्ट वाली में ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए नहीं। ये एबनॉर्मल, वैसे एबनॉर्मल बिहेवियर है, ये आपको +1 2 में समझ आएगा। ये तो वैसे ही मैंने ये बता दिया ताकि ध्यान रहे, थोड़ा सा बता तो रखा ही है। ये अगर इसमें दिखाएगा 18 की कैपेसिटी है तो 10 तक दिखा दो, 10 आ सकता है, पर मैक्सिमम 8 दिखा सकते हैं, इसीलिए अगली में शिफ्ट करना पड़ा। ये कोई नहीं, अगली क्लास में समझ लियो। इनर्ट नेस ऑफ नोबल गैसेज कुछ नहीं है। जैसे नियोन है, थोड़ी देर पहले पढ़ा है, नियोन जो है उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हैं। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब पहली में 2 आगे, दूसरी में 8 आगे। ठीक है, तो दोनों, ये भी सेटिस्फाई है, स्टेबल है, ये भी स्टेबल। ठीक है, अब दोनों स्टेबल हैं तो ये रिएक्शन क्यों करेगी? रिएक्शन नहीं करेगी तो इसको बोलते हैं अक्रिय, मतलब बिना रिएक्शन वाली, या इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इनर्ट गैस,
या इसको बोलते हैं नोबल गैस। तो यही है नोबल गैस और कुछ भी नहीं है। नोबल गैस जैसे नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, रेडोन है। जैसे आर्गन है, समझ में आई बात? ये चीज़ आर्गन, जैसे देखो ये रहा आर्गन कितने पे है? 18 पे है। 18 का करके देखो, 2 8 8 और 2 10, कितने बच गए? 8। भाई पहले की कैपेसिटी 2 होती है, ओके है बात। दूसरे की कैपेसिटी 8 की होती है, ओके है बात। तीसरे की कैपेसिटी 18 की होती है, लेकिन लास्ट वाली है ये, तो बेशक 18 की कैपेसिटी हो, लेकिन लास्ट वाली में मैक्सिमम 8 ही आ सकते हैं और 8 ही हैं। तो ये क्या है? आर्गन भी अपना सेटिस्फाइड है, स्टेबल है। और स्टेबल है तो ये रिएक्शन नहीं करेगी, ये एक्रिय है, ये नोबल है, ये इनर्ट है। बस ये भंडा है और कुछ भी नहीं है। इतनी बात समझ में आई है? कुछ भी नहीं है। तो इनर्ट गैस यही है, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेते। और इनके बहुत फायदे भी हैं, इनके बहुत फायदे हैं दोस्तों। ठीक है, अपना जो लट्टू है, मान लो ये लट्टू है, ये लट्टू है, जैसे ये लट्टू है। लट्टू के अंदर ये जो टंगस्टन की वायर है, ध्यान रखना है, लट्टू के अंदर, लट्टू मतलब बल्ब के अंदर जो वायर होती है, तंतु होता है, वो टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है, ध्यान रखना है। लेकिन इसके अंदर गैस जो है, आपसे सवाल है, आप कमेंट करके बताओगे गैस कौन सी है? हाँ, इनर्ट गैस भर रखी है, जो रिएक्शन नहीं करे वो गैस। क्योंकि अगर इसके अंदर ऑक्सीजन भर दोगे तो ऑक्सीजन तो रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करेगी तो टंगस्टन के साथ रिएक्शन करके इसको खत्म कर देगी। क्या पता क्या बना देगी, इसका टंगस्टन ऑक्साइड बना देगी मनमाने, समझ रहे हो? तो इसीलिए इनर्ट गैस भरते हैं। अब मान के चलो ये है, ये पैकेट है, मतलब ये है चिप्स, ये चिप्स का पैकेट है, और चिप्स के पैकेट के अंदर अगर मान लो आप लोगों ने ऐसी गैस भर दी जो रिएक्शन कर रही है। अब रिएक्शन तो करेगी, जिसके पास जिसके एटम उसकी सेल के मुताबिक पूरे नहीं हैं वो रिएक्शन ज़रूर करेगी। रिएक्शन करेगी तो चिप्स खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो इनर्ट गैस का बहुत फ़ायदा है। और चीज़ बता दूं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी दुकानों के ऊपर, बड़े बड़े शोरूम्स के ऊपर, बड़े बड़े मॉल हैं, उनके ऊपर ऐसे बैनर टंगे होते हैं बक्सा टाइप, और उन बैनरों के अंदर रेड लाइट जली हुई होती है। आप सोचोगे इतना बड़ा बैनर, इतने लाल लट्टू लगा रखे हैं। नहीं भाई, पता क्या होता है, उनके अंदर होता क्या है वास्तव में, जो बैनर होते हैं छोटे भाइयों और बहनों, बड़े भाई भी हैं जो भी, सारे बड़े छोटे, उन बैनर होते हैं, उनके अंदर नियोन गैस भर दी जाती है। और नियोन गैस के अंदर जब भी इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली पास की जाती है तो लाल रंग की दिखती है, रेड कलर की। ठीक है, यो फायदा है इसका। और नियोन गैस आपको पता इनर्ट गैस है, एक्रिय गैस, रिएक्शन करेगी ही नहीं। तो ये जो बिजली बेशक पास कर दो, इसको रिएक्शन करना ही नहीं है, तो कोई नुकसान वाली बात नहीं है। तो ये चक्कर है भाई इनर्ट गैस का। समझ आ रहे हैं ना? बताना, कमेंट करके जरूर बताओ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और करके दिखा रखा है। चलो देखते हैं कैसे कराया है। नोबल गैसेस जो होती हैं साथियों, अब हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो पहली सेल में के की वैल्यू, के अंदर 2 ही आ सकते हैं, 2 हो गए सेटिस्फाइड। नियोन 10 करवाया था थोड़ी देर पहले, पहली में 2, आखिरी में 8, के अंदर 8 ही आ सकते हैं। आर्गन के अंदर 18 करवाया थोड़ी देर पहले, ये भी 2 8 8, तो एम लास्ट वाली के अंदर 8 आ गए, सेटिस्फाइड है। क्रिप्टोन है 36, 2 8 18, ठीक है। लास्ट वाली के अंदर, इसमें एन के अंदर 32 की कैपेसिटी है, लेकिन लास्ट वाली में कितनी भी कैपेसिटी हो मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, और 8 आ गए, 8 ही बचे हैं सौभाग्यवश। तो ये भी क्या, क्रिप्टोन भी इनर्ट गैस है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ सका है एनटीपीसी वगैरह में, आपको बिल्कुल जड़ से पढ़ना है, ठीक है भाइयों। और ये जो 9th और 10th है ना, 9 और 10th, ये जड़ हैं, जड़ रूट्स। और कोई भी पेड़ पौधा बिना जड़ों के खड़ा नहीं रह सकता। डरो मन्या, बस सीधी सी बात है। साइंस बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, इतनी बात समझ में आई है? आगे जी शाबाश। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया ये भी। अभी देखो कॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ये बताया है मैंने आपको। केमिकल कम्बिनेशन, क्यों केमिकल कम्बिनेशन होती है, क्यों रिएक्शन होता है। अब मैं आपसे पूछूं, नियोन जो है,
क्या वो किसी के साथ रिएक्शन करेगी? आप कहोगे सर नियोन तो रिएक्शन नहीं करेगी, क्योंकि इसकी तो सेल सारी सेटिस्फाइड हैं। समझ में बात आई या नहीं आई? इसकी सेटिस्फाइड है तो रिएक्शन नहीं करेगी। इसीलिए नियोन कभी भी कंपाउंड में नहीं मिलती, मतलब जुड़ी हुई नहीं मिलती है, अकेली ही मिलती है। क्यों? रिएक्शन ही नहीं करेगी। ठीक है ना ये चीज़। अब समझने की बात ये है, मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन जो है वो किस फॉर्म में पाई जाती है? आप कहोगे सर O2 की फॉर्म में पाई जाती है। लेकिन सोचने की बात है ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में क्यों पाई जाती है? इसका कारण आप खुद बता दोगे। देखो थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया गया है। मैं आपसे पूछूं ऑक्सीजन जो है कहाँ है भाई? ऑक्सीजन जल्दी देखो, ऑक्सीजन 8 पे है। 8 यानी एटॉमिक नंबर इसका क्या हो गया? 8। 8 मतलब इसके क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर 8 हैं तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2 और 6। लेकिन ये जो सेकंड वाली है ये तो तब सेटिस्फाई होगी जब इसके अंदर कितने हो? 8 हो। अब 8 के लिए कसर कितने की है? 8 बनाने के लिए कसर कितने की है भाई? आप कहोगे सर 2 की कसर है। कितने कसर है? 2 की। ठीक है, कितने कसर है? 2 की कसर है। कितने कसर है? 2 की कसर है। अब अगर मैं कह दूं एक ऑक्सीजन है उसको 2 चाहिए, एक ऑक्सीजन और है उसको भी 2 चाहिए। बात समझ रहे हो? एक ऑक्सीजन है उसको 2 चाहिए और दूसरी ऑक्सीजन है उसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझ रहे हो? या अगर ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं आपसे पूछूं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दे? चलो ये अभी समझ आएगा नहीं आपको, मैं ये अगला कॉन्सेप्ट है यार। अभी क्या समझाऊं, ये आगे की चीज़ें हैं। फिलहाल इतना ही समझो कि आपने देखा कम्बिनेशन होता है इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण। या तो इलेक्ट्रॉन वो देगा या इलेक्ट्रॉन वो लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इतनी बात समझ आई? जैसे मान लो अभी देखो, अभी सोडियम है Na का क्या है? 11 है। तो क्या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बना है? 2, 8 और 1। ठीक है, जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको 8 बनाना है, या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, गेन करवा दो, या एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दे। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा तो लास्ट वाली में 8 हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? समझ रहे हो? तो या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे या या तो 7 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर ले या एक इलेक्ट्रॉन ये छोड़ दे। आसान बताओ कौन सा है? कौन पागल इसने 7 इलेक्ट्रॉन देगा? आप खुद इंसान की तरह सोचो कि अगर आपको ऑप्शन मिल रहा हो एक छोड़ के आप गंगा नहाए या फिर 7 लेके गंगा नहाए, आप क्या करोगे? एक छोड़े दो। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है, जो कम होंगे वही इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं। अगर कम लेके काम चल रहा है तो ले लेगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं ये कितने इलेक्ट्रॉन दे के सेटिस्फाइड होगा या कितने इलेक्ट्रॉन लेके? आप कहोगे सर ये एक इलेक्ट्रॉन दे के सेटिस्फाइड होगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इसको कोई नहीं देगा। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई? समझ रहे हो? तो यही फंडा है, इतनी बात। तो इलेक्ट्रॉन दे के या लेके अगर कोई भी एटम सेटिस्फाइड हो रहा है और वो किसी ना किसी के साथ जुड़ रहा है तो उसको बोलते हैं वैलेंसी। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वैलेंसी या संयोजकता। ठीक है, अब मैं पूछूं सोडियम की वैलेंसी क्या था? आप कहोगे सर 1 है। ये लास्ट वाला जो एटम इलेक्ट्रॉन होता है यही क्या है? वैलेंसी होती है। इतनी बात समझ में आई है? यानी संयोजकता होती है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंसी में भाग ले रहा है, इसीलिए इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या फिर कह लो संयोजी इलेक्ट्रॉन। इतनी बात समझ में आई है? पक्का भाई? तो ये चीज़ है। तो इलेक्ट्रॉन दे के या लेके अगर वैलेंसी बनाई जा रही है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। इतनी बात समझ में आई है? लेकिन सोच कर चलो, अगर किसी की वैलेंसी अगर 4 है, यानी उसकी लास्ट वाली सेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो भाई साहब इसको 4 छोड़ने में भी मुश्किल है और 4 लेने में भी मुश्किल है। तो ये एक ऐसे एटम के पास जाएगा जो शेयरिंग कर ले। शेयरिंग मतलब, अब मान लो मैं आपसे कुछ सवाल कहूँ कि भाई साहब एक शर्ट है, ये टोपी है मान लो,
टोपी बन गई, बड़ा शर्ट था। ये टोपी है 5,000 रुपये की और लेनी ज़रूर है। दो आपको भी पसंद आ गई मेरे भी। आप क्या कहोगे, सर एक काम करो 2,500 रुपये आप ले लो और सॉरी आप दे दो और 2,500 हम दे देंगे। तो ये आ गई, मतलब उतना ही हक आपका इस पर है, उतना ही मेरा। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, मान लो ये X है और ये Y एटम है, इसकी भी वैलेंसी 4 और इसकी भी 4। इतनी बात समझ आई। तो ये शेयर कर लेंगे और शेयर करके जो बॉन्ड बनता है उनको बोलते हैं हम कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड भाई, कोवैलेंट बॉन्ड। और इस वैलेंसी को बोलते हैं कोवैलेंसी। बस सिंपल सी चीज़ है और आगे समझ में आ जाए, कोई बात को नहीं। आगे देखो, वैलेंसी तो समझा दिया, ये भी हो गया। इस तो पहला वीडियो बना ली थी लेकिन गड़बड़ होगी, वह चिप ही खराब होगी, इसलिए थकावट का कारण नहीं बन रही। आइसोटोप्स क्या होते हैं, देखो आइसोटोप्स जो होते हैं साथियों, इसमें डेफिनेशन भी लिख रखी है, सेम एटॉमिक नंबर होगा पर डिफरेंट मास नंबर होगा। आपको पता लग गया कि सेम एटॉमिक नंबर होगा पर डिफरेंट, छोटा कर देता हूं इसको, छोटा नहीं हो जी को नहीं हो भाई, डिफरेंट मास नंबर। इसका मतलब क्या है वो समझो। अगर मैं आपसे सवाल करूं भाइयों एक बात बताओ, एटॉमिक नंबर क्या है, आप कहोगे सर एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। मैं आपसे पूछूं कि मास नंबर का मतलब क्या है, मास नंबर का आप कहोगे सर प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, ये तो पहले से बताता रहा हूं, सारी केमिस्ट्री में काम आएगी ये चीज़। बात समझ में आई है। तो वास्तव में जो एटॉमिक नंबर है, फिर से मैं एक चीज़ लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, जो एटॉमिक नंबर होता है साथियों वो होता क्या है, अपने आप में प्रोटॉन की संख्या होती है। समझ में आया बात। और जो एटॉमिक मास होता है वो थोड़ी देर पहले भी बताया है, वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होता है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, समझ रहे हो। अब अगर मैं आपको कहूं कि 2 एटम आपके पास हैं, जैसे क्लोरीन पाया जाता है अपने प्रकृति में, क्लोरीन 2 टाइप से पाया जाता है, जैसे यहाँ लिख भी रखा, मैं यहाँ लिख के दिखा दूं। क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, जैसे ये है 35 और यो है 37। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई है। तो ये क्लोरीन जो है 17 17 35 37, मतलब क्या है, क्लोरीन है दोनों और दोनों पाए जाते हैं हमारे वातावरण में, मतलब नेचर में। लेकिन 17 का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब क्या है, इस क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन हैं, इसके पास भी कितने प्रोटॉन हैं, 17 प्रोटॉन हैं। इतनी बात समझ में आई है। अब मैं आपसे सवाल करूं, ये क्लोरीन जो है जिसका एटॉमिक मास 35 है, ये क्लोरीन जो है इसका एटॉमिक मास 37 है। समझ रहे हो कलाकारी, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग है। तो ऐसे एटम्स जो होते हैं उनको आइसोटोप्स बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। उनका स्थान तो सेम है पर उनका मास अलग है। लेकिन क्यों अलग है वो सोचो। एटॉमिक मास क्या है, प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन। प्रोटॉन कितने हैं, 17। न्यूट्रॉन की संख्या निकालेंगे, प्रोटॉन कितने, 17, एटॉमिक मास 35। 35 बराबर है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा, 35 घटा में 17 बराबर है न्यूट्रॉन की संख्या। इतनी बात समझ में आई है। तो इसके पास कितने न्यूट्रॉन बचेंगे, 18 मिलेंगे इसको। समझ रहे हो ना, नहीं समझे, चलो दोबारा देखो यार। अभी देखो, अगर मैं आपको बोलूं ये क्लोरीन है 17 और ये है 35, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है नीचे एटॉमिक नंबर बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के, और प्रोटॉन है इसके पास कितने, 17। ठीक है, मैं आपसे पूछूं 35 का मतलब क्या है, आपको 35 का मतलब है एटॉमिक मास।
और एटॉमिक मास का मतलब होता है प्रोटॉन अब प्लस में न्यूट्रॉन। समझ रहे हो? इतनी बात समझ आई? तो मैं आपको कहूँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, आप कहोगे सर एटॉमिक मास अगर 35 है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 35 होगी। तो करो, क्या आया? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना हो गया साथियों, प्यारे साथियों? आप कहोगे सर 35 हो गया। मैं कहूँ प्रोटॉन कितना है, आप कहोगे सर प्रोटॉन 17 है। 17 प्लस न्यूट्रॉन बराबर 35, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू क्या होगी? 35 घटा में 17, ठीक है, यानी आ गया 18। इतनी बात समझ में आई? तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई इसमें? 18। ऐसे भी सवाल पूछ सकता है। अब मैं कहूँ एक और लिख दिया, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है लेकिन जो मास नंबर है वो 37 है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा सा है कि प्रोटॉन कितने हैं? 17 हैं, और 37 का मतलब है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर प्रोटॉन 17 हैं, एटॉमिक मास 37 है, तो न्यूट्रॉन कैसे हैं? मतलब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, तो 37 बराबर हो जाएगा कितना? P 17 है, 17 प्लस n निकलेगा 37 में 17 का 7 और 7 0 3 में 2 20। समझ में आई बात? ये चीज़ है। तो आपको समझ आया कि आइसोटोप जो है ना, उसकी डेफिनेशन तो ये है कि एटॉमिक जो नंबर है वो तो सेम है, एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, परंतु मास नंबर वो डिफरेंट है। लेकिन क्यों डिफरेंट है? मास नंबर में अंतर आया है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कारण। बस सिंपल सी बात है। तो आइसोटोप्स क्यों बनते हैं? डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के कारण। ये लिख भी रखें, चलो देखो 37 वाले में क्या जुगाड़ है? 35 वाले में प्रोटॉन 17 हैं, दोनों में प्रोटॉन 17 हैं। क्यों है प्रोटॉन 17 दोनों में? दोनों के अंदर प्रोटॉन 17 क्यों है भाई? आप कहोगे सर एटॉमिक नंबर इसका भी सेम इसका भी सेम। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन की संख्या है तो 17 हो गया। इलेक्ट्रॉन भी 17 क्योंकि जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन आपको पता है कि दोबारा बताऊं भाई, फिर भी समझ नहीं आता कमेंट कर लिया करो। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है मास, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है? प्रोटॉन की संख्या पता, मास की संख्या पता, तो इसको उधर करके न्यूट्रॉन की संख्या निकलेगी या नहीं निकलेगी? तो सिंपल बात है, 35 में 17 गए न्यूट्रॉन 18, 37 में 17 गए न्यूट्रॉन 20। इतनी बात समझ आई? तो आपको पता है प्रोटॉन भी उतने, इलेक्ट्रॉन भी बराबर हैं, लेकिन न्यूट्रॉन में अगर अंतर आ गया ना तो मास बदल जाएगा, और मास बदल गया तो आइसोटोप बन जाएगा, यानी समस्थानिक बनेगा। इतनी बात समझ में आई है? तो ये आइसोटोप होता है और कुछ भी नहीं है, आसान है, हिंदी में बोलते हैं समस्थानिक। लेकिन मैं गहराई में क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको? क्योंकि ये तो आपको कहीं से भी पढ़ने को मिल जाएगा डेफिनेशन, इसीलिए मैं ये इतना पढ़ना भरा है दिखाने के लिए कि ये डेफिनेशन तो कहीं से भी आप पढ़ सकते हो कि सेम तो क्या है एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। लेकिन क्यों है मास नंबर डिफरेंट? अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर सवाल कर ले अगला, अगर कहीं भी लिख के दे दे Na 11 23, इसको लिख के अगर आपसे पूछ ले अगला कि भाई साहब एक सवाल पूछे, पहला एटॉमिक नंबर बताओ, दूसरा सवाल आपसे पूछ ले कि प्रोटॉन की संख्या बताओ, प्रोटॉन कितने हैं, तीसरा सवाल पूछ ले इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, एंड न्यूट्रॉन कितने हैं, तो भाई साहब अगर नहीं आया तो गड़बड़ होगी। बिल्कुल बेस से करोगे, आसान चीज़ें हैं। एटॉमिक नंबर ये नीचे लिखा होता है 11, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन होते हैं, तो ये भी 11 हो गए। इतनी बात। इलेक्ट्रॉन जो हैं, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, 11 हो गए, ठीक है। अब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक मास, तो ये ऊपर लिखा है एटॉमिक मास यानी 23। प्रोटॉन कितने हैं? 11 हैं, तो 11 जमा में n बराबर है 23, तो n की वैल्यू 23 जमा में 23 घटा में 11, 3 में 2 2 में 12, ठीक है, दोबारा आ गया उत्तर। तो यही फंडा है निकालने का, और यहीं से हमको आइसोटोप समझ आया है, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे, चलो देखो। उसके बाद देखो अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है बच्चों। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है उसके 3 आइसोटोप्स हैं। पहला जो है वो H11 है, दूसरा जो है वो H12 है, तीसरा जो है H13 है। इसका मतलब अगर आपसे पूछे तो क्या है, आप तो फटाक से कह दोगे सर जी एक है, तीनों में एक अंतर है कि इनका है ना
ये नीचे सबके एक एक लिखा हुआ है और ऊपर एक, किसी के अंदर 2, किसी के नंबर 3। इसका मतलब क्या है कि इनका एटॉमिक नंबर, जैसे ये एक है, यो तो एटॉमिक नंबर है। सब फिर बता रहा हूँ भाई, रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो ऊपर वाला एक है, जो एटॉमिक मास है यानी परमाणु भार है, एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या है। तो एटॉमिक नंबर तीनों का सेम, एटॉमिक मास तीनों का अलग अलग, मतलब ये आइसोटोप है यानी समस्थानिक है। लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब ये है इस हाइड्रोजन के पास, वो मिट गया, जादू फिर लिख दूंगा भाई, H11, H12, H13, ठीक है। इस हाइड्रोजन का मतलब क्या है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक इसके पास प्रोटॉन है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है। इस हाइड्रोजन का मतलब क्या है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास अपना एक ही प्रोटॉन है और इसके पास एक क्या है? न्यूट्रॉन है, ठीक है। यही चीज़ है, इसके पास 2 तो न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक इसके पास क्या है? प्रोटॉन है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। ये फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको निकालने का। यहाँ से ये चीज़ भी याद रखनी है, जो हाइड्रोजन जो सिंपल 1 वाला होता है उसके पास न्यूट्रॉन बराबर होता है 0, समझ रहे हो। इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर भी 1 होता है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, प्रोटॉन है। तो प्रोटॉन मतलब नीचे वाला भी प्रोटॉन संख्या है, ऊपर वाली भी, तो इसीलिए सेम होती है इसकी। ये अकेला ऐसा खतरनाक है। इतनी बात समझ आई है। अब इनके नाम हैं। जो पहला है जिसके 1 है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में प्रोटियम, ठीक है। दूसरा जो है उसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, ठीक है। और तीसरा है उसको बोलते हैं ट्रिटियम। रटना नहीं है। ड्यू का मतलब 2 होता है तो इसके अंदर 2 एटॉमिक मास है। ट्राई का मतलब 3 होता है तो इसके अंदर 3 एटॉमिक मास है। तो ये है आइसोटोप किसके? हाइड्रोजन के, ठीक। आगे पढ़ेंगे। आइसोटोप्स ऑफ कार्बन के बारे में पढ़ना भाई। कार्बन के भी 3 हैं, जैसे एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है और मास अलग अलग है, एक का 12, एक का 13, एक का 14 है। आपसे आपका सवाल है मेरा कि C6 और 13 और एक है C6 और 12, इनमें अगर मैं पूछूं को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ, आप हो गए 6 का मतलब एटॉमिक नंबर बराबर 6, और जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन की संख्या होती है और वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, 6 हो गया। मैं पूछूं न्यूट्रॉन क्या है, आप कहोगे सर एटॉमिक मास में से प्रोटॉन घटा दो न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो 13 में 6 गए 7 इलेक्ट्रॉन, 7 वो न्यूट्रॉन बच गए। इसमें पूछूं तो आप कहोगे सर नीचे जो लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर है यानी Z 6 है, यो प्रोटॉन भी कितने हैं? 6 हैं। इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 6 हैं। अब मैं पूछूं न्यूट्रॉन, आप हो गए सर एटॉमिक मास में से क्या घटा दो, आप प्रोटॉन घटा दो, तो 12 में से 6 गए 6। तो देखो एटॉमिक नंबर भी सेम है, प्रोटॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन भी सेम है। वास्तव में जो डिफरेंस एटॉमिक मास में आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है? वो न्यूट्रॉन के कारण आ रहा है। तो ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं आइसोटोप से रिलेटेड, ठीक है। तो ये आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन है। नियोन के भी देखो एटॉमिक नंबर 10-10 है, तो 20, 21, 22 जो है वो इसका क्या है भाई? एटॉमिक मास है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या इधर उधर है। आगे देखो ये चीज़ क्या लिख रखी है, फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जो क्लोरीन होता है उसका एटॉमिक नंबर तो 17 है, लेकिन उसका मास जो नंबर है वो 35.5 है, ठीक है। आप कहोगे सर ये 35.5 कहाँ से आया है? हम लोग तो बचपन से 35.5 पढ़ते आए, कैसे आया? देखो अब अपना जो वातावरण है उसके अंदर क्लोरीन 2 रूप में पाया जाता है, एक C1735 Cl और एक Cl1737, समझ रहे हो। अपने जो नेचर है उसमें 75% तो ये वाला क्लोरीन पाया जाता है और 25% ये वाला क्लोरीन पाया जाता है। इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। तो 75% 35 का और 25% 37 का आप जोड़ करोगे, जैसे ये करके दिखा रहा क्या,
35 का 75% और 37 का 25%। जोड़ करोगे तो जोड़ घटा कर लियो 35.5 ही आएगा। तो ये जो है यही फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है। ये आपसे निकलवाना पूछ ले, आपको 2 आइसोटोप दे दे और आपको कह दे कि फ्रैक्शनल एटॉमिक मास निकालो, तो यही फार्मूले से आप निकाल सकते हो। वो बताएगा आपको ये 50% अवेलेबल है, ये 60% अवेलेबल है, तो कर दो। मैथमेटिक्स लगना सिंपल, और नहीं तो आपको याद भी करना पड़ेगा ये कितना कितना परसेंटेज है। थोड़े बहुत तो हैं ये। आगे देखो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब आइसोटोप में मैंने इतनी देर से एक रामायण गाई है कि आइसोटोप्स में होता क्या है। आप कहोगे सर एटॉमिक नंबर तो इनके अंदर सेम होता है, एक जैसा होता है, लेकिन भाई साहब एटॉमिक जो मास होता है, परमाणु भार होता है, वो डिफरेंट होता है, यानी अलग होता है। लेकिन एटॉमिक मास में जो डिफरेंस आता है वो क्यों आता है, उसका कारण है क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कि न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है उसके कारण क्या है आइसोटोप्स बनते हैं। अगर साथियों न्यूट्रॉन्स ज़्यादा हो गए, अगर मान के चलो न्यूट्रॉन अगर ज़्यादा हैं तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, ऊर्जा भी ज़्यादा हो जाएगी। समझ में बात आई है। और वो ऊर्जा किसके रूप में बाहर निकलती है, वो निकलती है रे, किरणों के रूप में बाहर निकलती है। वो किरणें अल्फा भी हो सकती हैं, बीटा और गामा, 3 प्रकार की किरणें होती हैं, अल्फा बीटा गामा, समझ रहे हो। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं किरणें, ठीक है। और उन्हीं किरणों के निकलने के कारण इनको खतरनाक माना गया, लेकिन कई बार फायदा भी है, कई बीमारियों में फायदा करते हुए आगे पढ़ाऊंगा इनके प्रयोग, ठीक है। ये जो किरणें हैं इनको बोलते हैं रेडियो एक्टिव रेज, रेडियोधर्मी किरणें, ठीक है। और इन पदार्थों को बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो बात समझ में आ गई। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स के अंदर न्यूट्रॉन बढ़ जाने के कारण न्यूट्रॉन में से अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव रेज निकलना शुरू हो जाती हैं, और जिनके कारण इनको रेडियो एक्टिव पदार्थ बोलते हैं। इतनी बात समझ आई। अब इसका यूज़ होता है क्या क्या, वो देख लो। सबसे पहला यूज़ देखो यूरेनियम का। यूरेनियम जो है, यूरेनियम 235 आइसोटोप है किसका, यूरेनियम का, यानी समस्थानिक है यूरेनियम का। इसका जो है आप ध्यान रखना, जब भी आप इसके ऊपर न्यूट्रॉन का वार करोगे, न्यूट्रॉन इसके ऊपर दे दे के मारोगे, तो इसका जो खुद का न्यूक्लियस है, खुद का न्यूक्लियस, खुद का नाभिक है, वो टूट जाता है छोटे छोटे भागों में, और खूब ऊर्जा न्यूक्लियस जब टूटता है तो बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, उसको हम काम में लेते हैं, ठीक है। और वो उस ऊर्जा को बोलते हैं हम न्यूक्लियर एनर्जी। आपने सुना भी होगा नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर पावर प्लांट सुने होंगे, और हिंदी में टूटने को बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। इतनी बात समझ में आई है। तो ये चक्कर है अपना, यूरेनियम का यूज होता है। तो आइसोटोप्स के बहुत सारे यूज हैं। आगे देखो अगली स्लाइड में मैंने बनवा रखा है। ये देखो यूरेनियम है, ऐसा दिखता है, ये यूरेनियम का पावर प्लांट है, इसमें करते हैं कार्रवाई, ठीक है। अभी देखो आगे क्या है। अभी देखो एक आर्सेनिक है, आर्सेनिक 74 है, और एक सोडियम 24 है, ठीक है। सोडियम 24 का मतलब है जो 24 जो है वो मास है इसका, एटॉमिक मास, ठीक से। अब देखो आगे कार्रवाई। इनका प्रयोग बीमारियों को पता लगाने में किया जाता है। कैसे पता लगाया जाएगा, देखो अब मान लो ये बंदा है कोई, ये कोई लड़का है, ये कोई लड़का है, इसको मान लीजिए कोई बीमारी है, कैंसर है मान लो, यहां इसको कैंसर है, यहां इसको कैंसर है, ठीक है। तो ये जो रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं इनको शरीर के अंदर डाला जाता है, बिल्कुल थोड़ी मात्रा में, या तो इंजेक्शन देके या फिर ओरली डाला जाता है। अब मान लो आपने इसको इंजेक्शन लगा दिया और ये धीरे धीरे करते करते इस पर चला जाएगा। इनकी खासियत है ये जो हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, कैंसर हो गया, उसके ऊपर चले जाते हैं।
और जैसे ये इसके ऊपर जाते हैं तो इनको रेडियो एक्टिव पदार्थों को ढूंढने का एक यंत्र है जिसको बोलते हैं जीजर काउंटर। ये मशीन होती है जिससे हम रेडियो एक्टिव तरंगों का पता लगा सकते हैं। अब ये रेडियो एक्टिव तरंगे कहाँ गई? उस घाव पर, उस ट्यूमर पर, और इस जीजर काउंटर ने पता लगाया कि वो किरणें कहाँ हैं। जहाँ वो किरणें हैं वहीं वो बीमारी है। तो बीमारी का पता लगाने के लिए यूज़ हो गया या नहीं हो गया? बात समझ में आई है? सिंपल ये चीज़ है और कुछ भी नहीं है। अब खून में मान लो कोई बीमारी हो तो कैसे पता लगाओगे? खून सारा थोड़ी निकाल सकते हो, ठीक है, ये चीज़ है। अभी देखो जैसे कोबाल्ट 60 है, उसका भी यूज़ करते हैं कैंसर के पेशेंट्स को ठीक करने के लिए। ये मैंने पहली वीडियो में बहुत पहले बता रखा है। देखो ये पेशेंट है, ये कोबाल्ट 60 है, ये पेशेंट है, देखो ये डॉक्टर साहिबा इसके इलाज कर रही हैं। तो अगर मान लो इसको यहाँ कैंसर है, ठीक है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ शरीर में डाला जाएगा, ठीक है। अब वो रेडियो एक्टिव पदार्थ सीधा 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 यहाँ इस पर मिल जाएगा इसके पास। फिर जो अपना काउंटर है, जो अपना मशीन है, उससे रेडियो एक्टिव का पता लग जाएगा। रेडियो एक्टिव का पता लग गया तो फिर कैंसर का पता लग जाएगा। तो कैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ जो होते हैं, ये आइसोटोप होते हैं, कितने मददगार हैं साथियों, है या नहीं है? पक्का, शाबाश। अब देखो क्या है रेडियो एक्टिव। अभी देखो एक चीज़ और समझो, हमारे शरीर में एक थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, ठीक है, जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करती है, थायरोक्सिन हार्मोन। अगर इस हार्मोन की शरीर के अंदर कमी हो गई, समझ रहे हो, इस हार्मोन की शरीर के अंदर कमी होगी तो एक रोग हो जाता है गोइचर, जिसको बोलते हिंदी में घेंगा। अब इस बीमारी का पता लगाने के लिए कितनी दिक्कत है, तो यूज करते हैं आयोडीन का आइसोटोप, आयोडीन 131। समझ रहे हो? तभी तो बोलते हैं कि आयोडीन खाना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? घेंगा हो जाएगा। वास्तव में घेंगा क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है, ठीक है, तो वहाँ भी इसका यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद देखो, अब आप एक सवाल देखो, अगर मैं आपसे पूछूं ये सड़क है, ये क्या है? आप कहोगे सर ये सड़क है, इसके ऊपर देखो जैसे भी ये पेड़ लगे हुए हैं, ठीक है, हाँ, अरे अरे बना हुआ है पेड़, ये सड़क है, इसके ऊपर जैसे पेड़ है, पेड़ है, ठीक है, ये आपकी मेरी गरीब कुटिया है, ये आपका महल है, ठीक है। अब इसके नीचे मान लो पाइपलाइन दबी हुई है, इसके नीचे कोई पाइपलाइन दबी हुई है और इस पाइपलाइन के अंदर से पेट्रोल जाता है। क्या जाता है? पेट्रोल। अब आप लोग एक बात बताओ, अगर ये पाइपलाइन लीक हो जाए तो पता कैसे लगेगा? तो ये पता लगाने के लिए भी हम इन समस्थानिकों का यूज़ करते हैं। वो कैसे? इस पेट्रोल के अंदर ही हमने रेडियो एक्टिव पदार्थ डाल दिया। अब जहाँ से भी लीकेज हो, मान लो यहाँ से लीकेज है, यहाँ से मान लो, आप लोग मान के चलो कि यहाँ से अगर ये इतनी जगह में लीकेज है तो यहाँ से ये आएगा ऐसे घुलता हुआ, पीछे से आएगा, पीछे से, और यहाँ से ऊपर निकलेगा, ठीक है। और ऊपर निकलेगा तो जो जीयर काउंटर है उससे, उस मशीन से पता लग जाएगा रेडियो एक्टिव पदार्थ कहाँ है, और जहाँ रेडियो एक्टिव पदार्थ है वहीं लीकेज है। तो यही आपको समझना है, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ हैं उनका ज़मीन के नीचे जो पाइपलाइन में लीकेज है उसका पता लगाने के लिए भी प्रयोग करते हैं। ये देखो नीचे पाइपलाइन दबी हुई हैं, ये भाई साहब अंकल जी हैं, ये जीयर काउंटर लेके चल रहे हैं। अब यहाँ से आपने मिक्स कर दिया, यहाँ लीक था तो ऊपर आ गया, इस काउंटर ने इस रे का पता लगाया और इस रे ने हमको बता रखा लीकेज कहाँ है। तो बहुत यूज है, बहुत तगड़ा यूज। दुनिया जो है, तभी तो कहते हैं ना, जहर जो है वो इंसान को मारता भी है और जिलाता भी है। तो आइसोटोप्स वास्तव में बहुत खतरनाक भी हैं और बहुत फायदेमंद भी हैं। बात समझ में आई? खतरनाक भी हैं और फायदेमंद भी है, मर्जी आपकी है। अब देखो आइसोबार्स क्या होते हैं, बिल्कुल सिस्टम छोटा है इसका आइसोबार। तो अभी तक आपने देखा है कि एटॉमिक नंबर अगर सेम, एटॉमिक नंबर क्या है? सेम है, लाल कम दिखता हुआ, एटॉमिक नंबर सेम, लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। इसका मतलब होता है साथियों आइसोटोप्स, हिंदी में बोलो तो समस्थानिक, स्थान सेम है,
ठीक है। अगर मान लो एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट है और एटॉमिक मास जो है वो सेम है, तो एटॉमिक मास सेम होने का मतलब क्या है, सम मतलब बराबर और मास मतलब भार। तो जिनका भार सेम होगा उनको समभारिक बोलते हैं, यानी आइसोबार बोलते हैं। बात समझ में आई? आइसो का मतलब इक्वल होता है, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई है। उल्टा उसका एटॉमिक नंबर अलग हो और एटॉमिक मास सेम हो तो उस चीज़ को आइसोबार बोलते हैं, यानी समभारिक बोलते हैं। उदाहरण देके समझाता हूँ, समझो। जैसे जैसे यहाँ लिख रखा है, इसी चीज़ को लिख के दिखाता हूँ। जैसे आर्गन है, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 18 है, एटॉमिक मास जो है वो 40 है। कैल्शियम जो है एटॉमिक नंबर तो उसका 20 है लेकिन एटॉमिक मास उसका भी 40 है। तो दोनों में आपने एक चीज़ देखी, क्या देखी है कि एटॉमिक मास तो सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर जो है वो क्या है दोस्तों, डिफरेंट है। तो यही जो कहानी है उसका मतलब होता है प्यारे साथियों आइसोबार यानी समभारिक। बात समझ में आई है? तो चैप्टर नंबर जो 4 है प्यारे साथियों, मेरे बहन और भाइयों, चैप्टर नंबर 4 केमिस्ट्री का पूरा हो गया है। अब आगे जो वीडियो आएगी वो आएगी फिजिक्स की। फिजिक्स शुरू करांगे, यानी क्लास 9th की फिजिक्स शुरू करी जाएगी। क्लास 9 की केमिस्ट्री जो है वो हम पूरी कर चुके हैं। इतनी बात समझ आई है? तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना है साथियों। आप सब ने वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ।